ओके, तो हम लोग आज गेट 2020 के जो पेपर हैं उसमें प्रोबेबिलिटी स्टैट्स वाले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी और इन्फ्रेंस वाले। ताकि एग्जाम वाले बच्चे भी थोड़े ना इससे हेल्पफुल होगा, हेल्प होगा इसलिए कर रहा हूं। ओके, तो इसमें तो ये पेपर है, स्टैट्स पोर्शन पे आते हैं। तो जैसे यहाँ से स्टार्ट है, सो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इज गिवन बाय दिस। सो सिंपल है, आप ये देख के बता पाएंगे कि ये इससे हम क्या पीएमएफ निकाल सकते हैं, है ना, इजी है ना ये। तो इजीली आप पीएमएफ निकाल सकते हैं, जैसे आपको पता है डेफिनेशन समेशन, है ना, पी आई इंटू ई की पावर टी एक्स आई, लाइक दिस, इस तरह से। तो उससे आपको जो कोएफिशिएंट है वो एक्स की वैल्यूज है और जो बाहर नंबर है वो प्रोबेबिलिटी है। तो इसे इजीली पीएमएफ आ जाएगा, पीएमएफ से क्या है ये आप इजीली कर लोगे। एक मिनट। हाँ मनोज भाई। हाँ, कितना रूम बोले थे आप? 195। 195 है ना? ठीक है ठीक है। एक मिनट। तो ठीक है, तो हम लोग पेपर पे हैं यहाँ पे। सो इस पेपर पे यहाँ पे आते हैं 7th। तो इसमें क्या है कि जस्ट x1 x2 x20 बी IID रैंडम वेरिएबल विथ कॉमन पीडीएफ दिस। क्या ये डबल एक्सपोनेंशियल है पीडीएफ, यस है ना? सर। तो 1/2 भी है ना। सो अब क्या है कि आपसे पूछ रहा है देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल दिस, W का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने हैं, तो ये भी बताओ कैसे करोगे, ऐसे मुश्किल नहीं है ये। इसको आइडिया है? मीन सर इसका 2 है, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन ई मॉड एक्स आई माइनस 2 इक्वल टू लैम्डा 1 आ रहा है क्या आंसर? नहीं नहीं 3 आ रहा है क्या? हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसका ये डिस्ट्रीब्यूशन टर्म क्या है W का। सर ये मल्टीवेरिएट का तो नहीं टॉपिक? नहीं तो नहीं, सर इसमें क्या करेंगे, मॉड एक्स आई अपन 3 को मानेंगे y मान लीजिए, और तो रैंडम वेरिएबल और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो का इसको स्क्वायर बन जाएगा। मॉड एक्स आई माइनस 2 को, है ना, हाँ, ये तो मान लो आप वाई आई है। ठीक तो है, ये क्या फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा एक्सपोनेंशियल 2 को मल्टीप्लाई भी कर लीजिए तो ये का स्क्वायर 2 यानी एक्सपोनेंशियल 2 फॉलो कर जाएगा। राइट राइट, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो आएगा आपका स्क्वायर 2 आ जाएगा। अभी ट्रांसफॉर्मेशन आपको यूज करना है। सबसे पहले आप स्टार्ट क्या करो, y बराबर मॉड x माइनस 2 ले लो चाहो तो, उससे करके या डिवाइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आप ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो, ये दिस इज पीडीएफ ऑफ x, तो यू जस्ट डू वन थिंग, टू टेक y x माइनस 2 अपॉन 3 मॉड। अब इसका आप निकालिए डिस्ट्रीब्यूशन, तो का स्क्वायर, यस 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो का स्क्वायर 2 आ जाएगा। यस 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, अदरवाइज हाँ 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद खुला होगा, देखो मनोज भाई। अच्छा एक मिनट, हाँ आइए आइए। अरे क्लास ले रहा हूँ मैं और मुझे सुबह निकलना है। सुबह हाँ जैम और गेट की क्लास लेते हैं तो
ठीक है, चलिए कभी फिर मिलेंगे दोबारा। हाँ, सुबह 7 बजे ट्रेन। आइएगा कभी मंडी। हाँ वेलकम। हाँ ठीक, ओके। तो ठीक है, तो अभी क्या है कि आप जैसे इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर लो, तो ट्रांसफॉर्म कर लो मतलब ये 2 टाइम करके ना, तो ये काई स्क्वायर 2 आ जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल विथ मीन 2 आ जाएगा। जैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है आपने, उसके बाद आपको पता ही है समेशन की प्रॉपर्टी कि काई स्क्वायर 2 है और आईआईडी है, तो सम होकर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगी। है ना? 40। तो ये 40 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है। यस, अब इस पे आते हैं। इसमें क्या है, आपको ये सॉल्व करना है। अगर कुछ क्वेश्चन रह जाता है नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करके दिखाऊंगा, ऐसे आप लोग कर लोगे। फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन रह जाते तो नेक्स्ट क्लास में इसका डाउट डिस्कस करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है, मेथड्स। सो 8 में क्या है, x1 x2 xn b रैंडम सैंपल फ्रॉम अ वेबल डिस्ट्रीब्यूशन विद पीडीएफ दे रखा आपको। अब बोल रहा है कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर v, या जो भी आप इसको नोटेशन बोल सकते हो, मैं v बोल के चलता हूँ ना, या इसका दूसरा नाम भी है। सो एंड एनी अल्फा जो कि है 0 1 के बीच है, ठीक है ना? तो काई स्क्वायर मैं v बोल रहा हूँ, ठीक है, v कॉमा अल्फा है, डिनोट द 1 माइनस अल्फा क्वांटाइल। मतलब ये बस वो मीनिंग बताना चाह रहा है कि काई स्क्वायर में अगर आप इस तरह से अगर वो लेते हो, सो क्या होता है, कोई नंबर, ये आप जानते हो नोटेशन, जस्ट ये नोटेशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सपोज काई स्क्वायर n कॉमा अल्फा फॉर एग्जांपल, तो काई स्क्वायर n का अगर ग्राफ बनाए तो ये जो है 1 माइनस अल्फा क्वांटाइल है। क्वांटाइल मतलब वहां तक की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा है और उसके बाद की प्रोबेबिलिटी अल्फा है, ठीक है ना? मतलब ये अल्फा जो होता है ये राइट साइड की प्रोबेबिलिटी है और इधर 1 माइनस अल्फा है। ओके, सो विथ v डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो आपसे बोल रहा है कि 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर थीटा। ओके, तो इसमें कैसे करो पहले तुम लोग बताओ। मतलब कई सारे तरीके हो सकते हैं। सो पाइवोटल मेथड होता है, पाइवोट क्वांटिटी आप ढूंढते हो, उससे कर सकते हो। सर इसमें वही एक्सपोनेंशियल में चेंज कर लेंगे। आप एक्स क्यूब को ट्रांसफॉर्म कर लो y, तो y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, e के पावर माइनस थीटा वाई एंड वाई इस तरह आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल थीटा आ थीटा। जाएगा। थीटा मतलब हाँ, एक्सपोनेंशियल थीटा। और आप लोग एक्सपोनेंशियल थीटा का स्टैंडर्ड मेथड जानते होंगे। यस, स्टैंडर्ड मेथड जो एक्सपोनेंशियल थीटा में करते हैं आप लोग, बिल्कुल वही कर लीजिए। बस बाद में y की जगह आप xi क्यूब डाल दीजिए, बाकी सब सेम होगा। तो एक्सपोनेंशियल थीटा किसी बुक में आपको ऑलरेडी पता होगा, एक्सपोनेंशियल थीटा में क्या है कि यू जस्ट मेक अ पाइवोट, क्यू ले लो, लाइक इसमें 2 थीटा समेशन xi टाइप से कुछ बना सकते हो, जो काई स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना? तो इस तरह से हो जाएगी ये पाइवट क्वांटिटी, इस तरह से हो जाएगी। मतलब यहाँ वाई आई लेना पड़ेगा बिकॉज हमने ट्रांसफॉर्म किया है। सो वाई आई 2 थीटा समेशन वाई आई। आप लोग जैसे भी कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करते हो एक्सपोनेंशियल का, ये देखना एक्सपोनेंशियल में कैसे फाइंड करते हैं। तो वहाँ एक्स आई की जगह हम लोग वाई आई कंसिडर करेंगे, क्योंकि वाई आई का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल थीटा होगा। अब ये पाइवट क्वांटिटी आ जाएगी, इसका डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर 2n आ जाएगा, ठीक है ना? तो n यहाँ 10 है, तो काई स्क्वायर 2n आ जाएगा। और तो ऐसे ही ये तो ऐसे ही आउट हो जाएगा सी डी, बिकॉज काई स्क्वायर 10 यूज किया हुआ है। और उससे फिर ये भी आउट हो जाएगा, 4 है वहाँ। हाँ, अच्छा यहाँ पावर तो ऐसे ही आउट हो गया फिर तो ये हो जाना चाहिए एक आंसर। मानने वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। सॉल्व नहीं करना है, ऐसे ही देख के पता चल जाएगा फिर, क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर 2 आएगा और 10 बार आप सम करेंगे काई स्क्वायर 20 हो जाएगा। तो 10 वाला खत्म हो गया। और वो मतलब सिंपली अगर आपको माइंड में है कि एक्सपोनेंशियल थीटा का कैसे निकालते हैं कॉन्फिडेंस, तो उससे इजीली हो जाएगा। तो करके देखिएगा। नाइन्थ है कि x1 x2 xn be a random sample of size n from uniform distribution on interval minus theta theta, ठीक है? तो each xi जो है यूनिफॉर्म माइनस थीटा थीटा है, ठीक है? तो मॉड xi आपको पता ही है क्या होगा, आपको पता है मॉड xi का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। सपोज आई से yi, दिस इज यूनिफॉर्म 0 थीटा, ठीक है ना? नेगेटिव। अब बोलना चाह रहा है कि द मिनिमल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स फॉर थीटा इज, तो आप एक रिजल्ट जानते हैं ना, कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स मिनिमल सफिशिएंट, तो वो यूज करके देख लीजिए, एक वो भी तरीका है। और नहीं तो फाइन कर सकते हैं। तो कंप्लीट सफिशिएंट क्या आता है एक्सपोनेंशियल माइनस थीटा थीटा में, अब वो फाइन कर लो पहले और उसके बाद फिर आ जाएगा,
ठीक है ना। तो आप एक थ्योरम देख लेना, जस्ट मिनिमल सफिशिएंट के लिए थ्योरम क्या है या स्टेटमेंट क्या है, उससे ट्राई करके देखो। फिर मैक्सिमम आएगा क्या? मैक्सिमम हाँ मैक्सिमम मॉड एक्स आई। वो देखना पड़ेगा इसमें जो है 9th है ना। सो मतलब ये आप जैसे इसका निकालते हो यूनिफॉर्म जीरो थीटा का, तो क्या आता है इन्हें थोड़ा स्टैटिस्टिक्स ना, तो मतलब वाई एन आ जाएगा। वाई एन का मतलब क्या हो गया, वाई एन इज वही जो मैक्सिमम आप कह रहे मॉड। हो मैक्सिमम ऑफ, हाँ वाई आई, तो जो कि वाई आई इज नथिंग बट मैक्सिमम ऑफ एक्स आईज का मॉड है ना, जो भी आई की वैल्यू होगी उस पे आई फ्रॉम 1 to n ये आ जाएगा। तो ये कंप्लीट सफिशिएंट रिजल्ट है, आपको पता होगा या नहीं है तो प्रूफ करके प्रूफ देख लेना आप कि यूनिफॉर्म जीरो थीटा में जो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक है वो कंप्लीट सफिशिएंट दोनों होता है, और एक थ्योरम है कि कंप्लीट सफिशिएंट जो स्टैटिस्टिक है वो मिनिमल सफिशिएंट होता है, तो उससे हो जाएगा। तो ये आई थिंक ये इसी हो जाएगा, आप चेक कर लेना एक बार सॉल्व करके, ठीक। सो नेक्स्ट है x1 x2 xn be random sample of size n from normal theta and 2 theta square, ओके डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपसे पूछ रहा है कि which of the following statement is true, ठीक है। तो यहाँ सिंगल पैरामीटर है, एक ही पैरामीटर है। सो आपसे बोल रहा है कि 1/n into n plus 2 summation xi square is unique unbiased estimator of theta square that is a function of minimal sufficient statistics, and 1/3n plus 1 this is unbiased estimator of theta square। पहले ये अनबायस्ड चेक करने के लिए आप जस्ट मीन फाइंड कर सकते हो और चाहो तो डायरेक्टली, यहाँ से मुश्किल नहीं होना चाहिए है ना। और हम लोग मिनिमम सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स तो निकाल सकते हैं ना। सो कंप्लीट सफिशिएंट या तो देख लो, उससे हो जाएगा है ना। तो अब ये कहना चाह रहा है there exists infinite number of unbiased estimator of theta square which are function of minimal sufficient statistics, ठीक है। और नेक्स्ट बोल रहा है there does not exist any unbiased estimator of theta into theta plus 1 that is a function of minimal sufficient statistics, okay। so पहले तो आपको मिनिमल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स देखना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आपको अनबायस्ड एस्टिमेटर ढूंढना है उसके फंक्शन के रूप में है ना, एज अ फंक्शन ऑफ मिनिमल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स। सो फर्स्ट इसको आप जस्ट है ना मिनिमल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स बोले फाइंड करो आप इसका, इसका वो लिख के पीडीएफ लिख के जैसे भी फाइंड करते हो आप। सो फर्स्ट यू फाइंड मिनिमल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स एंड उसके बाद फिर आप देखो उसके अनबायस्ड एस्टिमेटर है क्या ये, है ना, वो चेक करना पड़ेगा। एंड उसके बाद है ना थीटा स्क्वायर का मिल जाएगा, तो यहाँ थीटा स्क्वायर प्लस थीटा ही तो है ये अलग अलग, तो उससे फिर दिखेगा, ठीक है। तो ट्राई करके देखो इसको कि यू फर्स्ट फाइंड कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स एंड देन मतलब या मिनिमल सफिशिएंट है, मिनिमल सफिशिएंट फाइंड करो एंड उसके बाद फिर देखो क्या आता है। फिर अनबायस्ड के लिए आपको चेक करना पड़ेगा इसका मीन थीटा स्क्वायर के इक्वल आ रहा है क्या, ठीक है। सो ट्राई करके देखो, डाउट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ऐसे कुछ कुछ लोगों ने आपसे ट्राई किया भी था, मुझे भेजा था डाउट, तो यू सॉल्व इट एंड सी होता है नहीं होता है, फिर नेक्स्ट क्लास में पूछो इसको, ठीक है। इसको ट्राई करके देखो। नेक्स्ट क्या है, पॉइजन प्रोसेस नहीं करेंगे अभी, स्टोकेस्टिक में आएगा तो फिफ्टीन। तो ये कह रहा है तुमसे कि x1 x2 xn be a random sample of size n from exponential distribution with pdf this, तो यहाँ exponential with mean थीटा है ना। तो अब कह रहा है आपसे कि थीटा की वैल्यू या तो 1 होगी या 2 होगी, तो कंसीडर द प्रॉब्लम ऑफ टेस्टिंग h नॉट में थीटा 1 है थीटा 2 है बेस्ड ऑन द सैंपल साइज जो भी सैंपल है, the which of the following statement is true, likelihood ratio test at level alpha leads to same critical decision as corresponding to most powerful test as the same level। तो ये स्टेटमेंट ही है किसका, कौन सा थ्योरम का स्टेटमेंट है, आप लोगों ने नेमन पियर्सन लेमा सुना है,
वो यही तो कहता है ना कि लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट सिंपल वर्सेस सिंपल में Yes, जो भी sir. लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से जो भी आपका क्रिटिकल रीजन आएगा दैट इज द मोस्ट पावरफुल। जो नीमन पियर्सन लेमा है उसका ये स्टेटमेंट ही है, यही स्टेटमेंट है कि लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से जो भी क्रिटिकल रीजन मिलेगा दैट इज द मोस्ट पावरफुल फॉर सिंपल वर्सेस सिंपल। सो ये नीमन पियर्सन लेमा से ये ट्रू हो जाना चाहिए। चेक कर लेते हैं फिर भी आगे क्या बोलना चाह रहा है ये। एमएसक्यू तो नहीं है ना ये, इसने बोला जस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अच्छा सो एक बार चेक कर लो स्टेटमेंट में कहीं उसने कुछ कोई पॉइंट हटाया तो नहीं है ना। सो जस्ट चेक इट। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि ठीक है ना, जहां तक मुझे याद आ रहा है नीमन पियर्सन लेमा का यही स्टेटमेंट है कि लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट है ना, सो कुछ मिस नहीं किया। लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट एट लेवल अल्फा लीड्स टू द सेम क्रिटिकल रीजन एज द करस्पॉन्डिंग मोस्ट पावरफुल टेस्ट एट द सेम लेवल, सेम अल्फा लेवल। ठीक है, यही ट्रू होना चाहिए। देखते हैं एक और बी क्या कह रहे हैं। सो नेक्स्ट है कि बी पॉइंट जो बोल रहा है कि क्रिटिकल रीजन ऑफ लेवल अल्फा, ठीक है, द लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट इज दिस इज summation xi less than equal to half time chi square 2n 1 minus alpha। so अच्छा हाफ टाइम सब क्रिटिकल निकाल के देखना पड़ेगा। सो अगर आपसे पूछा जाए इसके डिस्ट्रीब्यूशन में क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम आती हैं आएंगी, वही था ना मैंने देखा ना एक्सपोनेंशियल में, तो यहाँ तो अपॉन थीटा हो जाएगा। सो लाइक 2 upon theta summation xi unifying this will be chi square 2n, ठीक है ना, इस तरह से कुछ होगा। अब आपको चेक करना पड़ेगा सो इज इट करेक्ट, अब टू चेक ये लेस देन होगा या मोर देन होगा, है ना, वो चेक करना पड़ेगा आपको। यहाँ होता है 1 माइनस अल्फा है तो लेस देन होगा इस पे। तो क्या हो गया ये पे इधर ना 1 माइनस अल्फा इधर है और अल्फा इधर है, ठीक है ना। सो तो मतलब क्रिटिकल रीजन फाइंड करना पड़ेगा आपको। लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट लगा के देख लेना क्या आता है। सो उससे क्रिटिकल रीजन चेक करो क्या आता है, लेस देन या मोर देन, फिर उसके बाद एक्जेक्टली सेम आता है क्या। तो अल्फा आपको पता है क्या होता है, अल्फा इज द साइज, साइज का डेफिनेशन पता है कि रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। तो उससे आप चेक करो कि जो क्रिटिकल जो कांस्टेंट आती है, फॉर एग्जांपल आपका xi लेस देन इक्वल टू k हो गया फॉर एग्जांपल, तो ये k कैसे निकलेगा, अल्फा यूज करके। ये जो k है ये तो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से आपका क्रिटिकल रीजन आ जाएगा, और क्रिटिकल रीजन निकालने के बाद आप अल्फा यूज करोगे, सो यू विल हैव k इन टर्म्स ऑफ अल्फा। सो आपको चेक करना क्या k इस फॉर्म में आ रहा है एग्जैक्टली, तो अगर एग्जैक्ट फॉर्म ये भी सही हो जाएगा, अदरवाइज कुछ प्रॉब्लम होगी ना। सो चेक करना पड़ेगा। सैंपल साइज यहाँ पे क्या है, n है ना, सो यूनिट चेक का इसको 2n तो है यहाँ पे, बट चेक करना पड़ेगा क्या यही क्रिटिकल रीजन आता है एग्जैक्टली। द क्रिटिकल रीजन ऑफ लेवल अल्फा लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट इज दिस वेयर दिस। सो आपको चेक करना पड़ेगा लेस देन ही आता है या मोर देन आता है, ठीक है। मे बी ये रॉन्ग होगा क्योंकि ए मुझे सही लग रहा है, चेक करते हैं। सी बोल रहा है कि लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट फॉर टेस्टिंग एच नॉट अगेंस्ट एच वन डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा नहीं होगा ना, सिंपल वर्सेस सिंपल में एग्जिस्ट करेगा। सो डी है एट एनी फिक्स्ड अल्फा द पावर ऑफ लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट इज लोअर देन द दैट ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेस्ट। तो ये ए और डी एक दूसरे के अपोजिट है, तो ए सही है तो डी गलत हो जाएगा ना, क्योंकि ये बोल रहा है कि लाइक्लीहुड है ना, दिस पावर ऑफ द लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट इज लोअर देन, ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि नीमन पियर्सन ने वहां पहला स्टेटमेंट ए बोलता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो मे भी बाकी गलत होंगे, आपको ये वेरीफाई करना पड़ेगा। लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट लगा के क्रिटिकल रीजन निकालना है, फिर आपको उससे अल्फा का डेफिनेशन यूज करके के निकालना है। आप चेक कीजिए सेम आ रहा है क्या, नहीं अगर आ रहा है तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछिए अगर प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है जी। सो अच्छा यहाँ पे दे रखा है आपको कि द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इज गिवन बाय दिस, सो देन प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू दिस। सो हाउ विल यू सॉल्व। आपको कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन दे रखा है और आपसे ये प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो कैरेक्टरिस्टिक आपको पता ही है ना, डेफिनेशन तो पता है ना, e की पावर आयोटा tx ना ये होता है।
सो आप कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन से मीन भी निकाल सकते हो, जैसे आप एमजीएफ से निकालते हो ना, वैसे निकाल सकते हैं ना कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन से। यस सर। Yes, sir. हाँ, तो आपको फिर इससे ढूंढना पड़ेगा कि दिस प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू व्हाट। सर यूनिफॉर्म का कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन दिया है, अगर थोड़ा सा इसको वो करोगे। तो इस तब देखो, एक तो पहली बात क्या है, जैसे ये एक्चुअली जैम में नहीं है, तो जैम पे इसमें क्वेश्चन नहीं आते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जस्ट स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन पे जैसे आपको एमजीएफ याद होगा वैसे कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन याद रखने पड़ेंगे, एंड उसके बाद क्या होगा, देन यू कैन सी कि ये किस डिस्ट्रीब्यूशन का है। मे बी आई थिंक ये जो है 3/2 है ना। सो क्या बोल रहे हैं आप, यूनिफॉर्म 0 1 का है ये या कोई और पैरामीटर है वैल्यू? पैरामीटर 0 1 नहीं है सर, पैरामीटर चेक करना पड़ेगा, लेकिन ये यूनिफॉर्म में नहीं, क्योंकि यूनिफॉर्म का जो होता है e के पावर BIT माइनस का e के पावर AIT अपन IT B माइनस A होता है। थोड़ा सा इसको चेक करेंगे, बना दूंगा 2 से मल्टीप्लाई करके। Right. लेकिन मैं सॉल्व नहीं किया ये क्वेश्चन, लेकिन ये हाँ, भी किया। सॉल्व तो मैंने भी नहीं किया हुआ है, हम आपके साथ ही पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, साथ में डिस्कस करेंगे तो सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब वो सॉल्व करके देखेंगे तो आइडिया लगेगा कि वो चीजें हैं। तो बाकी अभी आप है ना, आपको बस देखना है कि कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन किसी स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होता है, उससे आप सही कह रहे हैं, तो उससे अगर अगर ऐसे करेंगे ना तो ये एक्चुअली में इन्वर्जन थ्योरम लगा के पहले इसका डिस्ट्रीब्यूशन या तो पीडीएफ फाइंड करेंगे, इन्वर्जन थ्योरम लगाने में टाइम लगेगा और फिर प्रोबेबिलिटी फाइंड कर पाएंगे, नहीं तो उससे लंबा होगा। हाँ, तो लंबा पड़ जाएगा। तो आप जैसे जो भी एमजीएफ पे ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, या तो डिस्क्रीट में आपने देखा है पहला क्वेश्चन जो आज का था, डायरेक्टली पीएमएफ मिल रहा है, कंटिन्यूअस का होगा तो कोई स्टैंडर्ड एमजीएफ होगा या कोई स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन होगा, ये उसी का होगा जिसका नाम सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। तो आपको उन सारे स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन के एमजीएफ याद रखने पड़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन याद रखने पड़ेंगे, फिर उससे आप इजीली देख के डिसाइड कर पाओगे ओके दिस इज दिस डिस्ट्रीब्यूशन, तो इजीली प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। सो यू ट्राई, इसको देखो किस डिस्ट्रीब्यूशन का ये कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है, तो उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन हमें देखना पड़ेगा कि किस डिस्ट्रीब्यूशन का है ये, एंड उसके बाद आपको जैसे वो सजेस्ट कर रहा है यूनिफॉर्म है, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, जस्ट चेक एंड देन है ना इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, अदरवाइज विल सी, ठीक है ना। सो आपको बस करना क्या है, एमजीएफ वाले क्वेश्चन में वैसे ही होता है, जब एमजीएफ दे रखा है तो मीन की अगर जरूरत है तो चलो डिफरेंशिएट करके निकाल लोगे, वैसे है अगर डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है तो आपको उसको कंपेयर करना पड़ता है उस डिस्ट्रीब्यूशन के एमजीएफ से, देन आप डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि यूनिकली डिटरमिन करता है एमजीएफ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन को, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, देन आप कर पाएंगे। यस, तो उससे ट्राई करके देखिए, ठीक है। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास इसका डाउट होगा, ठीक है ना, और या फिर अगला एक इस डाउट का देखिए इसका पेपर होगा। हम्म, 19 क्या कह रहा है कि EFGB म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। सो मतलब EFFG जैसे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, EFG की प्रोबेबिलिटी पता है मुझे, P द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 ऑफ द इवेंट अमंग EFG अकर्स, तो या तो आप देख लो वेन डायग्राम से कर लो या जैसे भी आपको बेटर लगता है उस तरह से, है ना। इसमें कह रहा है कि P क्या है, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 2 ऑफ द इवेंट अमंग दिस अगर एटलीस्ट 2 और 3, ये मतलब हुआ या तो 2 या 2 से ज्यादा। सो है ना, या तो ये तीनों में अगर कर रहा है, ये वाला तीनों में पार्ट में है और ये पार्ट, और बाकी जो है जैसे है ना, ये हो गया एक पार्ट 2 में, ये 2 वाला पार्ट है, तो ये पार्ट है, इसकी प्रोबेबिलिटी P है कह रहा है। तो पूछ रहा है आपसे 12P क्या होगा, तो याद जाएगा उस रिलेशन से, एक तो इंडिपेंडेंट है तो A इंटरसेक्शन B की जरूरत है, मतलब E इंटरसेक्शन F की, तो आ जाएगा ना प्रोबेबिलिटी ऑफ E इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F, EFG की जरूरत है उसे प्रोडक्ट कर लेंगे, तो ठीक है ना। इंडिपेंडेंसी आप यूज करके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इजीली बता सकते हो आप। सो इंडिपेंडेंट यूज करो, देन यू कैन इजीली फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन, और उसके बाद वो फॉर्मूला लगा लो ना, जस्ट यूज द फॉर्मूला ऑफ दिस, एटलीस्ट 2 है तो या तो आप देख लो एटलीस्ट 2 का मतलब क्या है, या कॉम्प्लीमेंट लेके कर लो, है ना। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, नन या एग्जैक्टली 1, ऐसे भी कर सकते हो कॉम्प्लीमेंट लेके, बात बराबर है। तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो दिस पोर्शन की, एंड उसके बाद इसमें आपको ये डाटा हेल्प करेगा, और ये क्या हेल्प करेगा, इंडिपेंडेंट जो है वो हेल्प करेगा। इंडिपेंडेंट है तो उससे इंटरसेक्शन करके प्रोबेबिलिटी निकाल लो, इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, इस तरह से जो भी जरूरत पड़ रही है निकाल ले, फिर उसके बाद पुट कर लो, आ जाएगा, ठीक है ना।
तो जस्ट आपको फॉर्मूला लगाना है इसका। 20 जो है ये पहले भी मिला इस तरह क्वेश्चन हमें लास्ट पेपर में जब कर रहे थे पहले कि लेट द जॉइंट पीएमएफ डिस। तो ये पीएमएफ देख के आपको लग रहा होगा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल, ठीक है ना। जैसे मान लो आप P1 P2 P3 तीन लेना पड़ेगा आपको, है ना। सो इस तरह से P1 P2 P3, ये 1 माइनस P1 P2 P3 है, और ये XYZ है, तो K जो है यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरह से। तो जैसे बाइनोमियल होता है, इसको मैं 2 नोमियल बोलता हूँ, ट्राइनोमियल, 3 नोमियल, 4 नोमियल, है ना। तो इस तरह से ये है 4 नोमियल टाइप का। समझ रहा हूँ, बाइनोमियल में सिर्फ x होता है, तो मैं उस तरह बोल रहा हूँ। बाइन मतलब K नोमियल में अगर डिफाइन अगर किया होगा तो इस तरह डिफाइन किया होगा। सो K 2 है तो बाइनोमियल को मैं 2 नोमियल बोलता हूँ इस तरह से। सो ये इस तरह से 4 नोमियल होगा। एनीवे, सो यहाँ पे P1 P2 P3 है। अब देख लो, सो आपको पता है कि मार्जिनल जो होता है सर y का मार्जिनल आपको पता है क्या होगा? क्या होगा y का मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन? बाइनोमियल। जी, बाइनोमियल विद पैरामीटर्स NPI 10,0.3 10 कॉमा, अब देख लीजिए यहाँ पे 10,0.3 हाँ 0.3 हो गया। इस तरह से आप बता पाएंगे z का भी। तो ये हो जाएगा बाइनोमियल 10 कॉमा z तीसरा वाला है तो P3 0.4। हाँ। और एक फॉर्मूला होता है यहाँ, क्या पूछ रहा है आपसे? वेरिएंस पूछ रहा है। तो वेरिएंस y प्लस वेरिएंस z प्लस 2 टाइम कोवेरिएंस ना। कोवेरिएंस का फॉर्मूला आता है डायरेक्टली माइनस का n p i यस, P2 P3 हो गया, है ना यहाँ पे। सो माइनस n PI PJ होता है xi xj के बीच का, तो yz है तो माइनस हो गया, तो पुट कर लेंगे आप, इसलिए निकाल लेंगे, हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से वेरिएंस आ जाएगा और यहाँ से कोवेरिएंस आ गया, तो दोनों का सम का वेरिएंस आ गया फिर। ओके सो अब यहाँ पे आते हैं 23। ये बोल रहा है कि let x1 x2 xn be a random sample of size n from an exponential distribution with PDF this। okay, तो मतलब अगर y में यहाँ पे x माइनस 2 थीटा ले लूंगा तो y का डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा क्या? ये चेक करो, है ना। अगर y में सब्स्टिट्यूट कर दिया x माइनस 2 थीटा, सो y इज एक्सपोनेंशियल 1। अब ये कह रहा है कि x1 है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, सो देन द कंडीशनल एक्सपेक्टेशन, इसका डायरेक्ट एक थ्योरम भी है। एनीवे क्या आएगा? नीचे वाली एनसेल्डी है, ऊपर वाली कंप्लीट का फंक्शन है, तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन 1 अपॉन थीटा एक्शन माइनस 1 अपॉन n निकाल लेंगे, सिंपल आंसर हो जाएगा। नहीं, ये डायरेक्ट ये एक रिजल्ट भी है, मुझे भी याद नहीं आ रहा, ये रोहित में लिखा हुआ है, तो आपको निकालना भी नहीं पड़ेगा। ये डायरेक्ट रिजल्ट गामा या कुछ, आई थिंक गामा होता है, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, चेक करना पड़ेगा गामा है। तो ये डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल बन नहीं सकता ना ये, तुम शायद वो ऊपर वाला कुछ शिफ्टेड करके एक्सपोनेंशियल बन जाता है, तो ये होगा रिजल्ट। जैसे आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ भी, लाइक y1 जो x माइनस थीटा ले ली, हाँ थीटा प्लस करके, हाँ। तो ये एक रिजल्ट है, अभी के बाद की मैं चेक कर लूंगा, हाँ तो मुझे याद है ये कहीं एक रिमार्क में या एंड में लिखा हुआ है उस टॉपिक के। सो दिस थिंग समथिंग लाइक दिस, सो उसमें हो जाएगा, नहीं तो फिर निकाल लेंगे, कोई बात नहीं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर ये yi एक्सपोनेंशियल हो गया तो आपको ये भी पता है कि जो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है क्या होगा? एक्सपोनेंशियल ही होगा, हमने पढ़ा हुआ है। तो इन सबका मीन 1 है, तो एक्सपोनेंशियल विथ मीन 1/n हो जाएगा ये, ठीक है। ये इसका y1 का मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ से ये भी निकल जाएगा एक्सपोनेंशियल। अगर एक्सपेक्टेशन x1 चाहिए तो ये जगह 2 थीटा प्लस 1/n, ये मीन लिखा हूँ मैं, दिस इज द मीन। मीन मैंने बोला, या एक्सपोनेंशियल n लिख लो अगर आपको वैसे आदत है, तो यहाँ मीन जो है 1/n है। तो इस तरह से ये कुछ आ जाएगा 2 थीटा प्लस 1/n। अब यहाँ से देख लो, थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हो आप। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 माइनस 1/n कितना हुआ? कितना है जी? 2 थीटा, कुछ आइडिया लग रहा है आपको? सही है, सही है, सही है। ठीक है ना, ये 2 थीटा हो गया, तो ये थीटा से डिवाइड किया इन्होंने, डिवाइड किया, तो अगर मैं इसको थीटा से डिवाइड कर दूं तो ये कितना हो गया? 2 आएगा कुछ इस तरह से, है ना। हाँ 2 वैसे ही आएगा, सही। ठीक है ना, तो ये रिजल्ट भी था एक, हमने ऐसे प्रूव भी कर लिया यहाँ पे, बट ये नहीं, रिजल्ट भी है। और एक्चुअली मिनिमम फॉलो करेगा मिनिमम को ही, तो एक्सपोनेंशियल 1/n सही। राइट राइट, एक्सपोनेंशियल विद मीन 1/n हो गया, तो यहाँ सबट्रैक्ट कर लिया, तो ये डायरेक्टली ये मिल गया मुझे,
और ये 2 थीटा है, थीटा डिवाइड किया हटाने के लिए 2, और ये इससे इंडिपेंडेंट है तो तो खत्म हो गया। तो इसलिए आंसर इसका 2 आ गया। ओके ओके सो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है ना, तो इस तरह से आंसर आ गया। सो जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ये थोड़ा इजी कर देता है। ये सो नेक्स्ट है ये वाला, इसका देखो, यहाँ पे ये है 25, देखो कि 0 1 2 3 बी द ऑब्जर्व्ड सैंपल ऑफ साइज 4, लाइक x1 x2 x3 x4 की वैल्यू दे रखी है हमें, और आपको बोल रहा है कि फ्रॉम नॉर्मल थीटा कॉमा 5 से, वेयर थीटा की वैल्यू 2 से इंफिनिटी में हो सकती है, देन MLE ऑफ थीटा बेस्ड ऑन ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो आपको पता है MLE, तो पता ही आप लोगों को कि MLE क्या होता है, जस्ट यू फाइंड लाइक्लीहुड फंक्शन एंड देन यू मैक्सिमाइज इट। अब xi की वैल्यू रख देना, उससे इजी हो जाएगा। अब इसको मैक्सिमाइज करोगे, थीटा ऐसा क्या होगा, इस इंटरवल में होने चाहिए, ध्यान रखना है कि ऐसा क्या होगा, तो क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो और इस इंटरवल देखो क्या होगा, एंड पॉइंट भी काउंट कर सकते हो। सो यू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा दैट मैक्सिमाइजेस द लाइक्लीहुड फंक्शन, ठीक। तो ट्राई कर, MLE के जस्ट डेफिनेशन बेस्ड लगाने हैं आपको MLE में। यहाँ क्या बोल रहा है ये 32 कि let the random vector x1 x2 x3 have joined PD of this, so which of the following statement is true? x1 x2 x3 mutually independent है, x1 x2 x3 pairwise independent है, x1 x2 and x3 independently distributed है, या वेरिएंस ऑफ x1 x2। तो आप सिंपली यहाँ पे वो कर सकते हो, मार्जिनल निकाल के चेक कर सकते हो। यू जस्ट फाइंड मार्जिनल ऑफ x1 देन मार्जिनल ऑफ x2 मार्जिनल ऑफ x3, उससे आ जाएगा, डेफिनेशन से आ जाएगा। आपको पता है कि इंडिपेंडेंट कब होगा। सो अगर मुझे x1 x2 का ज्वाइंट चाहिए तो मैं x3 के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दूंगा इसको, ठीक है ना। तो आप लोग ज्वाइंट से मार्जिनल निकालना जानते हो, तो यू जस्ट फाइंड द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 x2 x3 या fx1 fx2, इस तरह से हो गया। डेफिनेशन यूज करो इंडिपेंडेंसी का, ठीक है। सर ये So, 0 हाँ। से 2 पाई तक ही लेंगे। जी आपको दे रखा है, और x1 x2 x3 एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे फ्री है। फ्री मतलब x1 0 से 2 पाई में है, x2 0 से 2 पाई, इंटीग्रेट कर लीजिए तो उससे मार्जिनल आ जाएगा, फिर उससे आप चेक कर लीजिए उसका इंडिपेंडेंट है कि नहीं, उसी पे हो जाएगा। डेफिनेशन, इंडिपेंडेंट का डेफिनेशन, प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल इज इक्वल टू जॉइंट PDF। थर्टी 34 आपका कह रहा है कि let x1 x2 xn be random sample of size n from exponential distribution with PDF this। और आप लोग प्लीज लिख के इसको सॉल्व करके देना, फिर ग्रुप में सॉल्यूशन पोस्ट करो, इससे क्या बाकी का भी हेल्प होगा और आपका भी होगा। आप लिखोगे तो चीजें दिमाग में है ना रहती हैं ज्यादा दिन तक। सो x1 x2 xn be random sample of size n from exponential, ठीक है, ये कर रहे हैं हम लोग, distribution with PDF this 1 by theta e की पावर x minus theta over this, है ना। फिर से यहाँ y अपर x माइनस थीटा को ले लो, तो ये y फॉलो करेगा एक्सपोनेंशियल विथ मीन थीटा। ओके, तो अब बोल रहा है फॉलोइंग इज ट्रू, मिनिमल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स ये है। तो पहले भी था मिनिमल सफिशिएंट, अब पहले yi के लिए बात कर लो एंड उसके बाद देन यू कैन सी फॉर दिस। सो मिनिमम ऑफ xi is minimal sufficient, summation xi is minimal sufficient, any minimal sufficient statistics is complete and minimum of xi and x bar is minimal sufficient statistics। हाँ जी, so how will you do this? पहले आपको मिनिमल सफिशिएंट निकालना सीखना पड़ेगा इससे। है ना, कंप्लीट सफिशिएंट जो होता है वो मिनिमल सफिशिएंट होता है ना, कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है, पर चेक करना इसको। डी होगा इसमें सर। तो हाउ विल यू कैलकुलेट? tx अपॉन टी जी वाई अपॉन जी, देन अगर हम tx इक्वल टू टी वाई करेंगे तो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होना चाहिए वो। हाँ राइट। सो
नहीं, हाँ। ये वाली। हाँ ये रिजल्ट है, ये राइट। तो एक थ्योरम है ये, इसको आपको देखना पड़ेगा कि जो मिनिमल सफिशिएंसी है वो निकालने के लिए एक रिजल्ट है, इसको यूज कर सकते हो आप। सो दैट शुड बी फ्री। तो चेक करना पड़ेगा कौन सा आता है ना। हम्म, आपको ये चेक करके मतलब सॉल्व करके देखना पड़ेगा। इस तरह से आ जाएगा मे बी। हाँ सो आपको क्या करना, ऑप्शन डी हो सकता है शायद। हाँ हाँ, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको देखना है मिनिमल सफिशिएंट में वो थ्योरम एक है टी एक्स इज इक्वल टू टी वाई वाला, उसमें रेशियो शुड बी फ्री ऑफ थीटा, उस तरह से है। तो वो अप्लाई करके देखो, उससे आइडिया लग जाएगा आपको, है ना। कंप्लीट सफिशिएंट जो होता है मिनिमल सफिशिएंट होता है, कन्वर्स उसका ट्रू नहीं है, तो सी मे नॉट बी ट्रू। बाकी आपको चेक कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है ना, ये सिंगल अगर सिर्फ एक्सपोनेंशियल थीटा होता तो आपने देखा था कि क्या आया था उस केस में। सर मिनिमल सफिशिएंट यूनिक होता है। हाँ एक्चुअली मिनिमल सफिशिएंट में क्या है, नहीं यूनिक नहीं होता सर। इसमें The मिनिमल function सफिशिएंट of minimal sufficient study is also minimal sufficient. Then how it is unique? नहीं, इसमें यूनिक, इसमें थ्योरम ये है कि एवरी सफिशिएंट स्टेटिस्टिक्स इज अ फंक्शन ऑफ मिनिमल सफिशिएंट, यही ना थ्योरम है। यस सर। हाँ एवरी सफिशिएंट इज फंक्शन ऑफ मिनिमल सफिशिएंट। हाँ इट मे नॉट बी, नहीं देखना पड़ेगा। सो अच्छा ये टॉपिक एक्चुअली कवर करने पड़ेंगे ना, क्योंकि जो बच्चे जैम वाले हैं उनको तो जैम जो सिलेबस कवर के उसमें ये नहीं है, सो ये नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन नहीं है ऑलमोस्ट। थ्योरम सही है, एवरी सफिशिएंट स्टैटिक्स इज आल्सो मिनिमल सफिशिएंट स्टैटिक्स। हाँ एवरी सफिशिएंट उल्टा है शायद, एवरी सफिशिएंट इज मिनिमल सफिशिएंट, नहीं उल्टा होगा, चेक कीजिए। नहीं सर, एवरी सफिशिएंट स्टैटिक्स इज मिनिमल सफिशिएंट स्टैटिक्स शायद, देखना पड़ेगा मुझे। नहीं हाँ उसका कन्वर्स है, मिनिमल सफिशिएंट इज सफिशिएंट ऑब्वियसली। एवरी सफिशिएंट जो है वो फंक्शन है मिनिमल सफिशिएंट का, उसमें देख कर आप उसे थ्योरम वो चेक करना पड़ेगा आपको। तो जस्ट गो थ्रू, जैसे मान लो क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे हो, मैं क्यों टाइम देता हूँ आपको एक दिन का, जैसे मान लो आप सॉल्व कर दो एक बार, जस्ट क्या कोई बुक उठाओ या कोई कंटेंट उठा लो, जिसमें एक बार ये टॉपिक जस्ट गो थ्रू हो जाओ, उसमें आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा, ओ ये ऐसे होगा। फिर भी नहीं हो रहा, दिन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ये चीजें। और सॉल्यूशन पोस्ट करने का ये भी फायदा है, मान लो तुमने किसी और तरीके से किया, दूसरे बच्चे ने किसी और तरीके से किया, सो आपको क्योंकि देखो आपकी मेहनत ही मतलब वो हेल्प करेगी समझने में आपको, क्योंकि अगर आप मगअप कर लो कोई चीज से, सॉल्यूशन एक कर लिया तो उससे बहुत ज्यादा सफिशिएंट नहीं, क्वेश्चन बदल जाएगा, कॉन्सेप्ट बदल जाएंगे, वो चीज है। तो आपको एक बार जस्ट गो थ्रू हो जाओ इस टॉपिक से कि क्या है, कैसे चेक करेंगे, नहीं हो रहा अपने क्लास में डिस्कस करेंगे। और जितने ज्यादा लोग इंटरेक्ट करो उतना फायदा है सबका, है ना, क्योंकि सबके सोचने का अप्रोच अलग अलग है, मेरा भी अलग आपका अलग हो सकता है। तो इस तरह से है। तो आपको करना क्या है, फर्स्ट यू गो थ्रू मिनिमल सफिशिएंट, देन वो थ्योरम उसमें लगेगा मे बी, है ना, जैसे दो लोगों ने बताया डी होगा, तो इस तरह से आपको चेक करना पड़ेगा। वो एक थ्योरम है टी एक्स अपॉन टी वाई वाला, सो वो जैसे अप्लाई करो और देखो क्या आता है, एक बार चेक करो। ये तो गलत है क्योंकि थ्योरम ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू नहीं होगा। और अगर एक्सपोनेंशियल थीटा होता तो फिर कुछ और आता, लेकिन यहाँ पे तो है ना, थीटा इज लेस देन इक्वल टू ईच एक्स आई है, थीटा इज लेस देन इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आएगा, तो कहीं ना कहीं जो समेशन एक्स आई आता है देन 1/n, क्योंकि उसमें अगर समेशन एक्स आई इक्वल टू समेशन वाई है तो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा हो जाएगा वो। ओके ठीक है, फिर वो से हो जाएगा। हाँ मतलब कहने का मतलब क्या, अगर सफिशिएंसी, अगर आप सफिशिएंट एस्टिमेटर निकालो इसका, तो सफिशिएंट एस्टिमेटर में क्या क्या आएगा, एंड यू विल फाइंड सफिशिएंट, सफिशिएंट पूछ रहा हूँ, नॉट मिनिमल सफिशिएंट। अगर आप सफिशिएंट इसका निकालोगे तो क्या होगा, क्या क्या आएंगे उसमें, x1 समेशन xi, समेशन एक्स आई दोनों आएगा, तो अकेला ये सफिशिएंट तो नहीं होगा, मतलब कोई एक, तो इसलिए ये आउट हो जाएगा, ऐसे ही दोनों आउट हो जाएगा। और वो जो बता रहे थे ना उससे सर मिनिमल सफिशिएंट तो सर वो होता है ना कि जो मोस्ट एफिशिएंट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक होता है हमारा, तो वो मिनिमल होता है, तो वो यूनिक होना चाहिए ना सर फिर, कि एफिशिएंट मोस्ट एफिशिएंट तो एक ही होगा ना। मोस्ट एफिशिएंट एक ही होगा, और इसका कंफर्मेशन चेक करना पड़ेगा मुझे। सो इट इज यूनिक, एक्चुअली क्या है यहाँ पे, वो थ्योरम है, उसमें हो सकता है मोर देन सेटिस्फाई करे, सो उसको एक बार चेक करते हैं। अच्छा तो चेक करता हूँ एक बार कंफर्मेशन क्या ये यूनिक हमेशा होगा,
क्योंकि अभी डायरेक्टली कंक्लूड करना थोड़ा मुश्किल होगा। सो चेक, मैं लिख लेता हूँ उसको, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ट्राई करके देखना, मे बी इसमें डी ऑप्शन नहीं होगा करेक्ट। सो अलोन इट कैन नॉट बी मिनिमल सफिशिएंट, दिस अलोन सी कलर डी ही होगा। इसका प्रूफ तुम ट्राई करके देखना पहले, हालांकि पवन ने बता ही दिया है, यू जस्ट डू इट। इसको अंदर पढ़ के आओ तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसको करके आना तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। और इस पे सारे क्वेश्चन करके आओ, फिर डिस्कस करोगे ज्यादा बेटर समझ आएगा सबको। इसको नहीं करेंगे। अच्छा, ये कंपोजिट का है ना, चेक करते हैं 40। ये क्या कह रहा है कि so x1 x2 xn we are random sample of size n from normal theta1, ठीक है। you will consider the problem of testing h0, ठीक है। h0 में क्या है, थीटा 1 से 2 के बीच है, और अगेंस्ट h1 में थीटा इज लेस देन 1 और थीटा इज मोर देन 2। तो ये आपका जो है कंपोजिट वर्सेस कंपोजिट है ना, बेस्ड ऑन x1 x2 xn। तो आपसे पूछ रहा है कि which of the following statement is true। तो इसमें आपको लगाना पड़ेगा द क्रिटिकल रीजन ऑफ क्या है, लेवल अल्फा इज यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट h0 अगेंस्ट h1 ऑफ द फॉर्म दिस। तो अगेन आपको यहाँ लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट लगा के चेक करना पड़ेगा क्रिटिकल रीजन क्या आता है। और इसमें हाँ, पहले तो क्रिटिकल रीजन निकाल के देखो क्या आता है। इसके लिए यू जस्ट अप्लाई द टेस्ट, क्या इस फॉर्म का आएगा। फिर नेक्स्ट बोल रहा है आपसे, ठीक है ना, आपको ये क्रिटिकल रीजन फाइंड करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, क्रिटिकल रीजन ऑफ लेवल अल्फा ऑफ द यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट फॉर h0 अगेंस्ट h1 इज द फॉर्म दिस। अच्छा, तो यहाँ था कि C1 C2 के बीच है, यहाँ मोर देन C और लेस देन D होगा, इस तरह से कुछ, where CDR such that the test is of level alpha। ओके, हाँ तो अल्फा का यूज करके CD आ जाएगा। C बोल रहा है at any level alpha 0.01 uniformly most powerful test for h0 against h1 does not exist। ओके, एंड D बोल रहा है कि at any level alpha the power of uniformly most powerful test for h0 against h1 is less than alpha। एक्चुअली देखो, ये एक्चुअली सिंपल वर्सेस सिंपल नहीं है। तो हालांकि हम लोग जो नेमन पियर्सन लेमा है वो क्या बात करता है कि सिंपल वर्सेस सिंपल में आपका जो भी क्रिटिकल रीजन आएगा दैट विल बी द मोस्ट पावरफुल। लेकिन यहाँ पे ये कंपोजिट वर्सेस कंपोजिट है, तो इसमें दूसरा थ्योरम है एक जो आपको बताता है कि कब ये मोस्ट पावरफुल टेस्ट एग्जिस्ट करेगा। उसमें कुछ मोनोटोन है ना, लाइक्लीहुड रेशियो होना चाहिए, उस तरह कंडीशन है कुछ जो आपको चेक करना पड़ेगा। सो एनीवन हैज आइडिया, बताना चाहोगे? जो भी इस तरह कुछ आते हैं तो है ना, इस तरह से कुछ वो भी है। हाँ जी, सो हाउ विल यू डिसाइड मोस्ट पावरफुल टेस्ट इन केस ऑफ कंपोजिट वर्सेस कंपोजिट। सिंपल वर्सेस सिंपल में नीमन पियर्सन लेमा ही कहता है जो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से क्रिटिकल रीजन आ रहा है वो मोस्ट पावरफुल है, तो उसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। इन कंपोजिट वर्सेस कंपोजिट के थोड़े क्राइटेरिया है। सो हाउ विल यू डू? एक्चुअली इसके लिए क्या है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसके लिए एक थ्योरम है ना, जहाँ तो मुझे याद है ना, कार्लिन रोबिन थ्योरम कुछ ऐसा नाम है, वो टेस्ट करता है मे बी कंपोजिट वर्सेस कंपोजिट के लिए लाइक मोस्ट पावरफुल टेस्ट, या कुछ क्राइटेरिया है उसके लिए। वो क्राइटेरिया आपको याद रखना, जानना पड़ेगा कि कंपोजिट वर्सेस कंपोजिट में क्या। रूबिन कार्लिन टेस्ट बता रहे हैं क्या? हाँ, उस तरह से कुछ ऐसा है। हाँ, उसमें जो इसका आंसर सी होगा, वो मोस्ट पावरफुल एग्जिस्ट नहीं करेगा इसमें। क्यों?
ये एक्चुअली इसका प्रूफ है, थोड़ा वो लेंदी जाता है, मतलब अच्छा देखना पड़ेगा, वो लेंदी जाएगा, हाँ लेकिन वो क्योंकि प्रूविन कालीन से नहीं था, वो किसी और से। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, कुछ कुछ टेस्ट मोनोटोन लाइक्लीहुड होना चाहिए, वो पढ़ना पड़ेगा उसके लिए आपको, मतलब उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि इस केस में कंपोजिट वर्सेस कंपोजिट में हम मोस्ट पावरफुल टेस्ट कैसे पता करते हैं। जैसे सिंपल वर्सेस सिंपल का तो इजी है, लेकिन कंपोजिट वर्सेस कंपोजिट इजी नहीं है, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा क्या कंडीशन है जिसके लिए ये मोस्ट पावरफुल टेस्ट एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो ये क्राइटेरिया देखना पड़ेगा। प्रूफ ऐसे एग्जाम में तो प्रूफ नहीं करेंगे हम लोग, इंट्यूशन आने चाहिए कि ऐसा कब होगा, ठीक है ना, या उस तरह से कुछ पता हो क्राइटेरिया हमें। तो एग्जाम में प्रूफ करने में काफी टाइम लगेगा, वो टाइम की करना ठीक नहीं रहता एग्जाम में, प्रूफ पे मत जाना एग्जाम में, जस्ट ट्राई कि हाँ क्या आएगा। जैसे क्रिटिकल डिसीजन इस तरह से आ जाएगा, बट क्वेश्चन ये है, क्या क्रिटिकल डिसीजन मोस्ट पावरफुल होगा, या इस तरह से आता है तो क्वेश्चन चेक करना है क्या मोस्ट पावरफुल होगा, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा, है ना। तो प्रूफ में कुछ तो लॉजिक होगा ना, इस पे चेक करना है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या आपको देखना है, यू जस्ट गो थ्रू दिस यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट कंपोजिट वर्सेस कंपोजिट में कैसे अप्लाई होगा, ये देखना है आपको। तो उसको पढ़ के आओ, फिर देखते हैं इसको। प्रूफ तो मैं ज्यादा प्रूफ पे फोकस नहीं करता, बट अगर जरूरत पड़ेगी तो वी कैन सी इट, ठीक है, ये चीज है। पहले तो क्रिटिकल डिसीजन निकालने की कोशिश करना, वो तुम्हें पता होगा कैसे निकालते हैं, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट में जो भी होता है ना, टेल एंड नॉट h1 लेस देन इक्वल टू के, इस तरह से चेक करो क्या आता है। इसमें सुप्रीमम लगा होता है ऐसे, यहाँ पे तो ये मैक्सिमम है ना, उस तरह से है, उसको अप्लाई करके देखो आप। सो वो है, बट क्वेश्चन यहाँ पे मेन ये, हर ऑप्शन में ये वर्ड यूज हुआ है क्या, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल, नॉट जस्ट क्रिटिकल रीजन, है ना, सब में ये वर्ड है। तो आपको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि जो क्रिटिकल रीजन है क्या वो मोस्ट पावरफुल है, तो आपको ये जानना पड़ेगा क्या क्राइटेरिया है उसके लिए, तो उस प्रूफ या जो भी क्राइटेरिया उसको फुलफिल करना चाहिए, ठीक है। तो यू जस्ट गो थ्रू दिस, पहले तो कंपोजिट वर्सेस कंपोजिट में कैसे निकालते हैं क्रिटिकल रीजन, वो आप फाइंड करके देखो। उसके बाद फिर ये इंश्योर करो कि यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट कब एग्जिस्ट करेगा, तो उससे होगा, ठीक है। सो अगर प्रूफ की जरूरत पड़ेगी वी कैन सी नेक्स्ट क्लास, नो प्रॉब्लम, बस यू गो थ्रू इट फर्स्ट। क्या होगा, ओके ये है 43 ना, क्या कह रहा है, एक्स वाई बी रैंडम रैंडम वेक्टर सच दैट फॉर एनी वाई मोर देन 0 द कंडीशनल डेंसिटी ऑफ एक्स गिवन वाई आपको दे रखा है ना। सो लाइक इट इज समथिंग एक्स गिवन वाई इज क्या, एक्सपोनेंशियल विद वाई, ऐसा बोल सकते हैं, मतलब मीन वाई, सॉरी मीन 1 वाई हो जाएगा, मतलब लैम्डा की जगह वाई है, इज इट। और मार्जिनल पीडीएफ आपको वाई का दे रखा है दिस। सो पूछ रहा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स, ओके सो हाउ विल यू फाइंड, ये तो इजी है, जस्ट कैलकुलेशन है इसमें, बताओ। सर एक्स का मार्जिनल निकाल लेंगे, सर एक्स है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे पहले, तो यहाँ से जॉइंट आप आ जाएगा। जॉइंट निकाल, यहाँ से जॉइंट आ जाएगा, है ना, यस और ये सर। वाई पता है मुझे, तो जॉइंट आ गया, जॉइंट से एक्स का मार्जिनल आ जाएगा, वहां से फिर ये आ जाएगा, ठीक है, डेफिनेशन बेस्ड। सो कंडीशनल से y का मुझे पीडीएफ पता है, तो इसको यूज करके आप पहले जॉइंट निकाल लो, जॉइंट से x का मार्जिन निकाल लो, x का मार्जिन आने के बाद ये क्वांटिटी आ जाएगी, y गिवन x आ जाएगा, फिर y गिवन x से एक्सपेक्टेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये जस्ट कैलकुलेशन है यहाँ पे। 44 कह रहा है कि एक्स वाई बी रैंडम वेक्टर विथ जॉइंट mgf दिस, है ना, e रेज़ पावर 2s स्क्वायर, इनको ब्रेक कर सकते हो, e की पावर 2s स्क्वायर इनटू e की पावर t, जहां st दोनों रियल नंबर है। सो e की पावर 2s स्क्वायर किसका mgf हो सकता है, नॉर्मल नॉर्मल का, न्यूटन प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, 1/4 नहीं 0 प्लस, सर फिर इसमें वेरिएंस 0 आ जा रहा है। हाँ अच्छा, नहीं नहीं वेरिएंस 0 नहीं आएगा, मीन 0 आ जा रहा है, मीन 0 आएगा, वेरिएंस आएगा टी स्क्वायर अपॉन हाफ सिग्मा स्क्वायर टी सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 2, देन वेरिएंस तो 4 आ रहा है ना, 4 आ जाएगा ना, पहला e की पावर 2s स्क्वायर
x को ले लेते हैं, x का mgf e की पावर 2s स्क्वायर है, और e की पावर t किसका होगा? ई की पावर टी एक्चुअली में वो मतलब थोड़ा सा डिस्क्रीट टाइप में जाएगा, x इक्वल टू 1 की सारी प्रॉपर्टी अपनी वो करेगा, मतलब डिजेनरेट टाइप कह रहे हैं आप? नेट टाइप में जाएगा। जैसे रोहित भी यही सोच रहा है, अगर आप सेकंड वाले में e की पावर t में नॉर्मल लगाओ तो आपको ऐसे दिख जाएगा वेरिएंस जीरो है। वेरिएंस जीरो किसका होता है? तो डिजेनरेट का, ठीक है ना? तो उससे भी सोच सकते हो आप, यस, तो उससे भी सोच सकते हो। तो एक अगर नॉर्मल है, दूसरा डिजेनरेट है। ओके, इस पे डिस्ट्रीब्यूशन वैसे फाइंड करने की जरूरत नहीं, मीन वेरिएंस निकाल के उसको स्टैंडर्ड में बदल दो। ओके ओके, देखते हैं। हाँ, तो अभी जैसे हम ऐसे सोच रहे थे, ठीक है, आगे देखते हैं। सो फाई डिनोट्स द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। तो p आपके पास ये है, फाई दे रखा है। ओके, तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं कि x प्लस 2y का मीन निकाल लो, है ना, और उसको डिवाइड कर दो उसके स्टैंडर्ड डेविएशन से। सो वो भी आप निकाल सकते हैं वेरिएंस निकालने के बाद, एंड ठीक है ना, हो जाएगा ये। सो एक्चुअली क्या होता है, डिजेनरेट इज इंडिपेंडेंट टू एवरी डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ कोवेरिएंस टर्म जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये रिजल्ट है ना कि डिजेनरेट रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है हर रैंडम वेरिएबल से। यस, तो इसीलिए ये यहाँ पे कोवेरिएंस टर्म जीरो हो जाएगा, तो आप इसलिए मीन और वेरिएंस निकाल के वो 5 में कन्वर्ट कर लो तो हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 46 है, अब तो ये नहीं करेंगे अभी। 46, सो ये आपको कह रहा है कि xy be a random vector with joint PMF आपको दे रखा है, x choose y 1/4 raised to power x। ओके, जहां y की वैल्यू x तक है और x फ्री है। तो आपसे पूछ रहा है कि वेरिएंस ऑफ y, जिसको ब्रेक कर सकते हो क्या कुछ ऐसा, एक का पीडीएफ फॉर एग्जांपल इस तरह से, या आप ऐसा करो fy इस तरह प्रोसेस करो, कैन यू राइट लाइक दिस? सो चेक समथिंग और लाइक दिस और लाइक दिस, इसे बोल रहा हूँ। y की वैल्यू 0 to x है ना, तो so what I think y is binomial x comma 1/4, check, can we write like this? Y given x, I mean, तो x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? तो आपसे क्या पूछा है, वेरिएंस ऑफ y। तो वेरिएंस ऑफ y क्या होता है? e ऑफ मतलब फॉर्मूला जो होगा हमारे पास होगा e ऑफ वेरिएंस ऑफ y गिवन x, वेरिएंस ऑफ e ऑफ y गिवन x। तो इस तरह से, एंड इनटू, तो यहाँ 1 हो गया, इनटू 1 हो गया, इसका मतलब है टोटल मास 1 है उस पे, कोई नहीं। इसको एक काम करो, इसको ब्रेक कर दो उस पे। 1/4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 1/2, आया ना। सो व्हाट आई थिंक इज, मतलब और भी अप्रोच हो सकते हैं, जब जो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे, चूंकि इस तरह क्वेश्चन में यही अप्रोच होता है। सो आपको दे रखा है, ठीक है ना। सो ज्वाइंट जो है ये है x चूज y हाफ की पावर x, जहाँ y की वैल्यू 0 से लेके x तक है, एंड x आई थिंक 1 से स्टार्ट है, 1 2 डॉट डॉट डॉट। तो मुझे आइडिया क्या आया, 0 अदरवाइज। सो व्हाट आई वाज थिंकिंग कि x चूज y है, यहाँ 1/4 है। ओके, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ की पावर x, हाफ की पावर x, इज इट राइट? इसको हाँ ना बोलो भाई, देख लो। यस सर। Yes, सो sir. इस तरह चल रहा है x वैल्यू में। अब आप चेक करो 0 अदरवाइज, तो कैन आई राइट लाइक दिस कि f ऑफ x इंटू f ऑफ y गिवन x। तो अब ये क्या है, तो ये जो f ऑफ x जिसको मैं बोल रहा हूँ वो ये टर्म है, और ये जो मैं बोल रहा हूँ वो ये टर्म है। अब चेक करो। सो व्हाट आई वांट टू से दैट कि जो y गिवन x, अगर x नोन है मुझे, सो दैट इज बाइनोमियल
x comma half. And what is x? So probability at x is 1/2 की पावर x. अब आपको चेक करना पड़ेगा क्या ये PDF है, सॉरी PMF बनाएगा, क्योंकि दोनों इंडिविजुअली PMF होना चाहिए. This should be a PMF, this should be a PMF. ज्योमेट्रिक और बाइनोमियल. Yes, yes, yes. ज्योमेट्री में कन्वर्ट कर देंगे इसको. हाँ ज्योमेट्रिक हो गया आपका, ये ऐसा हो गया हाफ इंटू हाफ. यस यस यस, आप सही कह रहे हैं. तो इस तरह से हो गया, हमारे पास मिल गया डाटा. तो y गिवन x ये है, x ये है, तो अब बस हो गया. हमसे पूछा है वेरिएंस ऑफ y बताओ. तो वेरिएंस ऑफ y का फॉर्मूला है एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ y गिवन x प्लस वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x. अब यहाँ से आप कर लेंगे एक्सपेक्टेशन वेरिएंस ऑफ y गिवन x. तो इसका क्या वेरिएंस होगा बाइनोमियल x कॉमा हाफ का. हाँ यस. एंड वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x. x/2 जी, ये आपका x/2 आ गया. अब x आपका ये इस फॉर्म का ज्योमेट्रिक, इसमें देख लीजिए मीन क्या है. सो 1/4 ex. ex कितना होगा यहाँ पे इस वाले केस में, देखिए qp की पावर 1/q. सो 1/, तो ये मतलब टोटल 2 आ जाएगा. 1/1/2 या 2 आ जाएगा. अब एक बार चेक कर लीजिए. वेरिएंस हाफ का 1/4 बन के बाहर आएगा. वेरिएंस ऑफ x, इसका वेरिएंस कितना आता है? p/q वही आएगा. एक्चुअली यहाँ मीन होता होगा 1/p. q/p स्क्वायर वेरिएंस 1/p मीन. राइट क्योंकि राइट. ये y इक्वल टू x प्लस 1 का ट्रांसफॉर्मेशन है ना उससे. हाँ सही. तो 1 से स्टार्ट है. तो यहाँ हो गया आपका 2 आ गया, ये 1/p. और वहां हो गया टू आएगा. q/p स्क्वायर, फिर भी 2 ही आएगा, है ना. हाँ 2 ही है. ओके, तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया? 1 आया. अच्छा 1 आ गया. ओके, तो इस तरह से हो गया. सो टोटल 1 आ गया. कौन सा क्वेश्चन था ये? ठीक है ना. तो इस तरह क्वेश्चन पूछ लेते हैं. ओके, सो ठीक है. तो ये जॉइंट पे था, जस्ट इसको ब्रेक करना था, क्योंकि ऐसे आप मार्जिनल निकालेंगे बहुत डिफिकल्ट होगा. अगर आप मान लो हम सोचते हैं कि y का मार्जिनल निकालते हैं, तो y का मार्जिनल तब आप निकाल पाएंगे जब आपका x नोन होगा, है ना. तो y का मार्जिनल कैसे निकालेंगे, क्योंकि अच्छा अगर निकालना भी है मान लो, तो मुझे x के रेस्पेक्ट में समेशन करना पड़ेगा. अगर y का मार्जिनल तुम सोच रहे हो, सो वी हैव टू समेशन विद रिस्पेक्ट टू x. x इक्वल टू y टू इंफिनिटी ले जाएंगे तो हो जाएगा. हो जाएगा ना, उससे भी हो सकता है ना, वो भी एक अप्रोच है. दूसरा अप्रोच भी हो सकता है. यस यस, आप ट्राई कर सकते हैं. आप x बराबर 1 to इन्फिनिटी, इससे भी कोई वो यूज हो जाएगा बाइनोमियल, कुछ फॉर्मूला वोला, तो उससे भी हो सकता है. तो उससे भी आप ट्राई कर सकते हैं, मार्जिनल निकाल के y का, फिर उससे भी ट्राई कर सकते हैं. तो एक अप्रोच ये था, वो भी एक अप्रोच है. नेक्स्ट है 47. तो ये कह रहा है आपके कि रैंडम एक्स बी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विद पीएमएफ, मतलब 2 हो सकता है, F0 या F1. The power of the most powerful test alpha is 0.1 test for testing h. x को आप F0 डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कराओगे या x को F1. सो फिर से ये सिंपल वर्सेस सिंपल हो गया. तो न्यूमन पियर्सन लेमा आपको गारंटी देगा मोस्ट पावरफुल टेस्ट का. यू जस्ट नीड टू टेक लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर h0 अपॉन लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर h1. सो यहाँ रेशियो आ जाएगा, है ना. एंड ये कैसे निकलेगा, ये रेशियो हो जाएगा ना, अंडर h0 अंडर h1. यू जस्ट टेक द रेशियो, इन दोनों का रेशियो एक यहाँ ले लो. अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि बेस्ड ऑन x. तो पहले रेशियो लो और रेशियो चेक करो, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीज, इस तरह से कुछ ना चेक कीजिए. सो यू जस्ट टेक द रेशियो फर्स्ट, और रेशियो लेने के बाद क्या होगा, आपको ये देखना है द पावर ऑफ द मोस्ट पावरफुल लेवल अल्फा, है ना, जो कि 0.1 होगा टेस्ट बेस्ड ऑन x इज इक्वल. तो पावर मुझे निकालना है. पावर रिजेक्टिंग h0 k का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर वहां से पावर निकाल लेंगे. h1 is true. हाँ ठीक है. लेकिन ये क्वेश्चन में थोड़ा सा वो है सर, ये रैंडमाइज टेस्ट का क्वेश्चन है. जब हम क्रिटिकल रीजन निकालते हैं तो वहां पर ऐसी वैल्यू आती है ना कि हम साइज नहीं सेट कर सकते, मतलब. तो ये थोड़ा सा बता दीजिएगा इसको. अब इसको रेशियो लेके देखिए क्या आता है. इसका रेशियो कितना है? अरे वो इंक्रीजिंग फंक्शन बनाइए, x इक्वल x ग्रेटर c, ठीक है. लेकिन कौन सी c की हम ऐसी वैल्यू लें कि हमारा साइज लेवल 0.1 हो, क्योंकि यहाँ पर 0.1 तो बहुत सारा है ना, 4.1 है. लेकिन पावर में तुम अल्टरनेटिव यूज करते हो ना.
नहीं नहीं, अल्फा इक्वल टू 0.1, तो हम सी की कौन सी ऐसी वैल्यू चूज करें कि 0.1 आ जाए ना। एग्जैक्टली तो आप यहाँ पे रेशियो लेके पता चल जाएगा ना आपको कि कौन सी वैल्यू ज्यादा दे रही है अंडर H1। हाँ, सो रेशियो लो पहले, क्या आता है इंक्रीजिंग नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी शायद। यहाँ कितना आता है? अच्छा रेशियो लेंगे तो ये भी इससे तो बड़ा ही होगा, सारा इंक्रीजिंग जाएगा। हम्म, एक मिनट, ये देखो ये 2 आएगा जैसे, जहाँ तक लग रहा मुझे ये यहाँ 2 आएगा, नहीं 2/10 आएगा, फिर नहीं 6/10। मतलब 10/5, 10/6, 10/8, समझ रहे हो? तो डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो वैल्यू घट रही है, डिक्रीजिंग हो रही है अभी। ये रेशियो F0 अपन F1 कर रहा हूँ मैं। 10/9 और इसको कैंसिल करोगे तुम 6 से काट दो तो 10/12, यही ना? यस, तो आपका ये क्या हो गया, ये इंक्रीजिंग है ना, सॉरी डिनोमिनेटर इंक्रीज कर रहा है तो वैल्यू डिक्रीजिंग है, ठीक है। सो दिस इज डिक्रीजिंग, तो उस केस में आप वो क्या लेते हो अपना क्रिटिकल रीजन, x लेस देन k। x ग्रेटर देन k, है ना, ये लेते हैं ना। जब रेशियो इंक्रीजिंग होता है तो वी टेक क्रिटिकल वैल्यू, अगर नहीं निकल कांस्टेंट आ रहा है तो वी टेक x लेस देन इक्वल टू k, अगर डिक्रीजिंग है तो वी कंसीडर x मोर देन इक्वल टू k। दिस इज द अब F0 अपन F1 निकाले हैं क्या? वो हम F1 ठीक है, सही सही है, तो दोनों में तो यही आ रहा है। हाँ मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे अब सिंपली आप इससे k निकल जाएगा आपको। तो ऐसा कौन सा आप कंसीडर करोगे पावर ज्यादा हो? तो पहले तो ये क्रिटिकल रीजन आ गया, आप रिजेक्टिंग H0 when H0 is true. So this probability when you take x as F0, so this should be 0.1. तो ऐसा k क्या लोगे ताकि वो 0.1 आए, है ना, इस तरह से कुछ। एंड देन पावर को मैक्सिमाइज करना है। सो क्या होगा चेक करके देखो। सो ट्राई करो, ये रेशियो है ना जो डिक्रीजिंग है, सो विल टेक दिस। सर रैंडमाइज्ड ऐसे नहीं हो जाएगा सीधा ही? सो क्या आएगा बताओ। सर गामा निकाल लेंगे ना सर हम? सो व्हाट इज तो गामा आंसर? निकाल के देखना पड़ेगा सर। फाइन कर देखना, कोई नेक्स्ट क्लास में ट्राई करके Yes. आओ। सो देखो कई सारे अप्रोच हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या अप्लाई करते हो। तो उसके लिए आपको है ना मतलब थोड़े बहुत आइडिया होना चाहिए इन सब टॉपिक्स का, तो आप डिफरेंट अप्रोच यूज कर पाओगे ना वो चीज़। ओके ट्राई करके देखो क्या आता है, उससे हो जाएगा। सो यार नेक्स्ट क्लास का डाउट होगा, फिर टाइम बचा तो 21 का फिर डिस्कस करेंगे। तो 49 कह रहा है, 49 इसका है। नहीं ये उसका है, नॉन पैरामीट्रिक है, मे भी उसका भी हो रहा हो। अभी हम सिर्फ इन्फ्लुएंस डिस्कस कर रहे हैं, वो सब छोड़ सकते हैं। ये सब छोड़ो अभी। हाँ दिस यू कैन ट्राई 52 ना, ये वाला जो है कि रैंडम वेक्टर एक्स वाई हैव जॉइंट पीडीएफ दिस। आपको दे रखा है 0 जब x लेस देन 0 या y लेस देन 0 है, और 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 4 जब x दिस है ना, इस तरह से है। ये जॉइंट सीडीएफ है। तो आपसे पूछ रहा है कि वेरिएंस ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ y, ठीक है, डिनोट द वेरिएंसेस ऑफ दिस, देन क्या होगा। तो देखो सीडीएफ से आपको पता है कि क्या होता है, अगर मुझे जॉइंट सीडीएफ से मार्जिनल सीडीएफ चाहिए तो आपको बताया गया होगा x इसमें प्लस इन्फिनिटी रख देते हैं तो क्या होता है x कॉमा प्लस इन्फिनिटी। मार्जिनल ऑफ x। तो यहाँ ये जॉइंट था तो ये x का मार्जिनल आ जाएगा। ओके सिमिलरली एफ एक्स वाई यहाँ प्लस इन्फिनिटी कॉमा y, तो ये क्या आ जाता है एफ वाई ऑफ वाई, है ना।
तो ठीक है, उससे देख लो। और सीरीएफ अगर आ जाएगा तो फिर उससे अलग अलग आ जाएगा, वेरिएंस अलग अलग वो। बताओ, व्हेन x इज इंफिनिटी, जब y टेंड्स टू इंफिनिटी है तो क्या हो रहा है, ये किसके इक्वल है, जब y टेंड्स टू इंफिनिटी है तो, अरे y टेंड्स टू इंफिनिटी कहाँ है मेरे भाई, यहाँ है ना। तो इसमें क्या है, इसमें y है, दिख रहा है कहीं तुम्हें, नहीं रखना ना। तो ये हो गया 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स। तो ये किसका सीडीएफ होता है, मतलब x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ, ये देख के क्या लगा, एक्सपोनेंशियल Exponential. 1। ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल। तो ये आपका एक्सपोनेंशियल है, इजी है ना। इजी है, हो जाएगा क्वेश्चन ये टफ नहीं। हाँ है ना, बहुत इजी। x को इन्फिनिटी, x इन्फिनिटी का यहाँ पे है ना, तो x को इन्फिनिटी रख दो, इसमें क्या होगा, यू पुट x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यहाँ रखना है ना x को, इसमें नहीं रखा क्योंकि y था ही नहीं, तो रखना ही नहीं पड़ा मुझे। और यहाँ तो बस x को रखना पड़ेगा, तो x को इन्फिनिटी रख दो, इसमें तो क्या आया, 1 आया ना। 1 आ जाएगा सर। हाँ, सो यहाँ 1 आया, इसका मतलब सीडीएफ ऑफ y इज 1 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें 1/4 भी आएगा ना। उधर देखना पड़ेगा। हाँ अच्छा, यहाँ भी तो है, यस। सो डिफरेंट रीजन में डिफरेंट आ रहा। जो 1/4 और मतलब ये एक्चुअली में डिस्क्रीट बन जाएगा, वो कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। हाँ, यहाँ गया 1 है कब, जब y मोर देन इक्वल टू 1 है, और ये कब है, यहाँ भी तो है। y बर्नौली है और x शायद एक्सपोनेंशियल है। ओके ओके, हाँ। तो यहाँ से जब y की वैल्यू आपका 0 से 1 के बीच है तो आपका 1/4 है, और 0 है जब y आपका लेस देन 0, तो ये आ गया y का सीडीएफ। ठीक है, बस ये आपने डेफिनेशन यूज किया, तो उससे आपको ये y का सीडीएफ मिल गया। अब y पे जंप कहाँ है, 0 पे जंप है 1/4 का, है ना। सो 0 पे जंप है 1/4 का, और 1 पे जंप है 3/4 का। ठीक है, तो ये डिस्क्रीट हो गया जो आप कह रहे हैं, यस। तो इससे आ गया। अब यहाँ से मतलब ये बर्नौली हो गई, यस। तो बर्नौली हो गया, अब निकल जाएगा ना, वेरिएंस ऑफ वाई वेरिएंस हो जाएगा, आप कर लोगे, क्योंकि आपको बस ये आइडियल चाहिए था कि एक्स और वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन दिख गया मुझे कि एक्स एक्सपोनेंशियल है, वाई बर्नौली है, तो हो गया। 53 कह रहा है कि एक्स एन बी ए सीक्वेंस ऑफ आईआईडी रैंडम वेरिएबल विथ ex1 0 ex1 स्क्वायर 1, मतलब वेरिएंस 1, ex1 4 3। ओके, तो आपसे पूछ रहा है कि फर्दर जो वाई एन है, दिस इज दिस x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अप टू है ना xn स्क्वायर अपॉन n। सो द प्रोबेबिलिटी है, उसकी लिमिट लगी, लिमिट इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी yn प्लस रूट yn माइनस 1 अपॉन this is less than equal to is 5c, where 5 denote the cumulative series of normal, then c square is what. Okay, तो पहले आपको नॉर्मल में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, राइट। तो ठीक है ना। हाँ, यस सर, सीएलटी लगा देते हैं। सेंटीमीटर जब लगा दो हो जाएगा, उससे आ जाएगा, फिर आपको वहां सी मिल जाएगा। अब 54 में जो है, let the random variable x1 x2 x3 have joined pdf this। ओके, तो यहाँ आप ये डिपेंड कर रहा है, और ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि द वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल x1 प्लस x3 इक्वल्स, एक काम कर सकते हो तुम इसमें, बताओ क्या करोगे तुम लोग। व्हाट विल डू, देखो एक तो पहले तुम चाहो, तुम्हें पूछ रहा है वेरिएंस निकालना, तो अगर फॉर्मूला लगाओगे तो आएगा वेरिएंस x1 प्लस वेरिएंस x2 प्लस वेरिएंस x3, एंड देन फिर कोवेरिएंस टर्म्स आते रहेंगे, 2 टाइम कोवेरिएंस x1 x2 फिर x1 x3 x2 x3, इस तरह से ये आएगा। सारे टर्म निकालने पड़ेंगे, एक तो ये तरीका है। अगर ऐसे करोगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, एक तो मतलब सिंपल कैलकुलेटिव वे है कि हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर मान लो मुझे x1 x2 का जॉइंट निकालना है फॉर एग्जांपल, तो जस्ट क्या करेंगे, x3 के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, x3 क्या है x2 से लेकर 1 में इंटीग्रेट कर लो,
वो भी तरीका है, इंटीग्रेट करके निकाल सकते हो। सो एक प्रॉपर कैलकुलेशन हो जाएगा, मतलब लाइक उसमें तुम कर सकते हो x1 x2 x3 है ना, तो इसका वेरिएंस निकालना है ना मुझे, तो फॉर्मूला लगा लो इसका वेरिएंस का, कि फॉर्म वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 प्लस वेरिएंस ऑफ x3 एंड प्लस कोवेरिएंस टर्म। अब उसके लिए तुम्हें मार्जिन निकालना, मार्जिन भी निकाल सकते हो, इसमें क्या करना है, अगर मार्जिन तुम्हें x1 का चाहिए तो x2 और x3 के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, वो कर सकते हैं, बट दैट विल टेक, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें। और दूसरा वे हो सकता है क्या, एक तरीका बहुत इजी सा है, इजी सा में क्या है कि तुम्हें जस्ट कैलकुलेशन करनी है ना इसकी, कि जैसे फाइंड करना है मुझे x1 x2 x3 का मैं डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लूं, या तो एक ये तरीका है, या एक और काम कर सकते हैं। तो दूसरा अप्रोच बताओ, कुछ आइडिया है अगर तुम्हें तो। सेकेंड अप्रोच। सर एक चीज ये बताइए कि जैसे ये कुछ आर्डर स्टैटिस्टिक का लिखा है, मतलब x1 से बड़ा है, x2 से बड़ा है, x2 आर्डर स्टैटिस्टिक में n फैक्टोरियल f(x1) ये वाली ये बन जाएगा 3/2 x³ x स्क्वायर ले लें पीडीएफ तो बन जाएगा ये। बट ये बताइए सर कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम 3/2 x² इसका f(x1) मान लेते हैं तो ये पीडीएफ तो आ जाता है ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में, n आर्डर स्टैटिस्टिक का जॉइंट। लेकिन अगर ये इंडिपेंडेंट है तीनों, तो तीनों को मल्टीप्लाई उसके भी इक्वल होना चाहिए ना, ये पीडीएफ के इक्वल। लेकिन इंडिपेंडेंट है ना, तो ऑर्डर स्टैट्स का जॉइंट पीडीएफ जो फॉर्मूला होता है, तुम कह रहे हो है ना, तुम ये भी फॉर्मूला तुम देख सकते हो बाकी लोग, कि ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का जो जॉइंट पीडीएफ का फॉर्मूला होता है, तो उसमें थोड़ा सा वो होता है, एक मिनट, कितने 3 है ना, सो 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6, तो 81 को 6 इंटू क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 4 होता है किलोमीटर, 3 27 इंटू 3 अरे मैं पूछ रहा हूँ, तो इसको 27 ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। हाँ ये सही, ये वही है, तो उसका तुम जॉइंट पीडीएफ का फॉर्मूला देखोगे ऐसा रहता है, n फैक्टोरियल टाइम fx1 fx2 fx3 ये रहता है। n अगर टर्म है तो यहाँ 3 फैक्टोरियल टाइम्स रहेगा, तो आप जो बोल रहे हो वही मैं बोल रहा हूँ। तो ये एक्चुअली में ये इंडिपेंडेंट नहीं होती क्या? नहीं, वो इंडिपेंडेंट x1 वो यहाँ पे एक्चुअली ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो फॉर एग्जांपल यू टेक y1 y2 y3, ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स टाइप का हो गया ना, जैसे आप यहाँ देख रहे हो ऑर्डर्ड है ये, है ना, तो वो अगर y1 y2 y3 है, देखो अब मैं बोल देता हूँ x1 को डिफाइन कर देता हूँ मिनिमम ऑफ y1 y2 y3, x2 सेकंड मिनिमम, y1 y2 कर रहा हूँ ना, हाँ ठीक है, x1 x2 x3, तो मिनिमम ऑफ y1 y2 y3 x1 है, फिर x2 ये है, फिर x3 ये है, तो ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली, और सैंपल होगा y1 y2 y3 जो आप कहना चाह रहे हो, तो वो इंडिपेंडेंट है, y1 y2 y3 इंडिपेंडेंट हो सकता है, x1 x2 x3 नहीं। तो उसके लिए लिखा गया है, तो कोई प्रॉब्लम, आप y1 y2 y3 का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हो। एंड ये क्या है आपका, यही तो है कि जैसे मैं अगर इसको ठीक से लिखूं तो क्या है ये, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स प्लस सेकंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स प्लस थर्ड ऑर्डर, यही तो है, तीनों ले लिया ना, तो सेम बात है किसी भी सिचुएशन में। तो यहाँ से आप जो बोले ठीक है, वो भी सही है। अब y1 का डिस्ट्रीब्यूशन कितना आएगा, ये आएगा 3/2 x², मतलब y1 स्क्वायर, y1 का पीडीएफ, y2 का पीडीएफ यही आएगा, y3 का पीडीएफ यही आएगा, तो IID हो जाएगा वो, मतलब y1 y2 y3 आर IID विथ पीडीएफ 3/2 y²। अब इसको यूज करके आप निकालो जॉइंट पीडीएफ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का, तो ये मिलेगा आपको, जहां पे y1 की वैल्यू -1 से 1 में होगी, चेक करो, ये इसको इंटीग्रेट करके देखो, -1 से 1 में दे रहा है ये 1, हाँ देगा, ठीक है ना, मतलब चेक करो ये पीडीएफ बना रहा है ना, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। आ रहा है सो अब ऐसा हो गया कि मेरे पास ओरिजिनल सैंपल है y1 y2 y3,
तो उसका जो मिनिमम है उसका नाम x1 रखा, सेकंड मिनिमम का नाम x2 रखा, थर्ड मिनिमम का नाम मतलब मैक्सिमम जो होगा वो x3 है। अब ये जो है ये जॉइंट पीडीएफ का फॉर्मूला होता है। आप जब ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में जाकर देखेंगे विकराजगी में है कि जैसे एक तो आप लोग फॉर्मूला जानते हैं आरएथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के पीडीएफ का, आप जानते हैं ना, जैसे उस तरीके से आप लोग जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स आर, ये आरएथ ऑर्डर स्टैट्स का पीडीएफ क्या होता है। उस तरह से आप ये भी देख सकते हैं आरएथ ऑर्डर स्टैट्स और एसएथ ऑर्डर स्टैट्स का जॉइंट पीडीएफ क्या होता है। उसी तरीके से सारे होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स, सेकंड ऑर्डर स्टैट्स, nth ऑर्डर स्टैट्स का पीडीएफ क्या है। तो वहाँ n फैक्टोरियल टाइम आपको वो मिलेगा जब आईआईटी है या इंडिपेंडेंट एटलिस्ट है जो ओरिजिनल सैंपल शुरू वाला, तो n फैक्टोरियल टाइम सबका प्रोडक्ट मिलेगा, fx1 fx2 fx3 लाइक दिस। ये विकराजगी में आप चेक कर सकते हो। तो उसके बेसिस पे ठीक है, उस बेसिस पे हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। तो मैं ओरिजिनल सैंपल y1 to y3 ले रहा हूँ, तो ये वही तो हो गया। और यहाँ से क्या आएगा, इसका वेरिएंस निकाल के देखो आप लोग, इस 3/2 y1 स्क्वायर का वेरिएंस कितना आएगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। अगर मैं fy ऑफ y ले रहा हूँ 3/2 y स्क्वायर, पाई बिटवीन -1 और 1, तो आप ये बताइए कि इसका क्या होगा वेरिएंस। 3/10। चेक कर लो एक बारी वेरिएंस क्या 3/10 आ रहा है सब लोग। मीन पहले निकालो, एक्स स्क्वायर से निकालो। मीन तो 0 हो जाएगा, इवन ऑड केस हो जाएगा जहाँ पे। ओके नहीं 3/5 होगा। चेक कर लीजिए एक बारी। सो 3/5 हो रहा है, तो इसको मैं 3 टाइम अगर कर दूं तो कितना हो जाएगा 9/5। चेक करो एक बार चेक कर लो ठीक से कि y का वेरिएंस कितना आएगा इससे। मतलब आपने जैसे कहा EY तो 0 हो गया, कितना आया 9/5 ही 9/5। तो ये देखो अब जो हमें बोला था x1 प्लस x2 प्लस x3 नहीं का 9/5 नहीं आया, वो आया 3/5, वेरिएंस आया 3/5, टोटल आंसर 9/5। अच्छा ठीक है। हाँ तो यहाँ से जो हम कर रहे हैं ये क्या वही नहीं है जो हम अगर ऐसा लिखते हैं इसको y1 प्लस y2 प्लस y3, वही यही तो रीऑर्डर्ड है ना यहाँ पे, उसी को आपने रीऑर्डर किया है। सो ये 3 टाइम 3/5, तो ये 9/5 कितना आता है 1.8। सो ये हो गया, उससे कर सकते हैं, एक ये अप्रोच है। तो यहाँ हमने जॉइंट पीडीएफ यूज किया है ऑर्डर स्टेटस का, और ओरिजिनल सैंपल मैंने y1 y2 y3 कंसीडर किया है। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कंसीडर किया मैंने एक्सरसाइज को, और उससे फिर एक ही अप्रोच है। और भी तरीके हो सकते हैं, ठीक है, ये एक अप्रोच है, बाकी आप ट्राई कीजिए। एंड नेक्स्ट है, सो लास्ट क्वेश्चन ये है। अच्छा सो ये कह रहा है कि 55 x1 to x5 be a random sample of distribution this। सो फिर से ये डबल एक्सपोनेंशियल मतलब लाप्लास है, और h0 में थीटा 0 है, h1 में थीटा लेस देन 0 है। समेशन yi फ्रॉम 1 to 5 बी द साइन टेस्ट। अच्छा ये नॉन पैरामीट्रिक है ना, नहीं ये तो इन्फ्रेंस का ही है, हाँ। ठीक है। तो यहाँ दे रखा है आपको ये, ओके ठीक है। तो yi की वैल्यू कितनी है 1 है जब xi मोर देन 0 है, और 0 है जब ये अदरवाइज है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि द साइज ऑफ द टेस्ट विच रिजेक्ट h0 इफ एंड ओनली इफ दिस, तो ये क्रिटिकल रीजन आपको दे रखा है, ठीक। सो बोला साइज क्या होगा, तो ठीक है फॉर्मूला लगा लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ समेशन yi फ्रॉम 1 to 5 लेस देन इक्वल टू क्रिटिकल रीजन रिजेक्टिंग h0 व्हेन क्या होगा पता ही आप लोगों को, h0 इज ट्रू जी, थीटा इज 0। अब तो करना मुश्किल थोड़ी, अब तो इजी हो गया ना। तो हमें ये निकालना है प्रोबेबिलिटी जब थीटा 0 है, तो इसमें थीटा को 0 रख दो, तो क्या हो जाएगा हाफ e की पावर माइनस मॉड x, ये होगा ना, और थीटा को 0 रख दो। अब यहाँ पे क्या है कंडीशन कि समेशन yi लेस देन इक्वल टू 2 कब होगा,
5 है, 5 में सम 2 से कम कब होगा? तो 5 सम है ना, 2 या 2 से कम। नहीं, समेशन वाई आई को अगर बाइनोमियल फॉलो करा दे, प्रोबेबिलिटी एक्स आई ग्रेटर 0 पी मान के, यस, तो यहाँ से पहले आप ये बताइए x मोर देन 0 कितना आ जाएगा, ये चेक कर लो। 0 to infinity e की पावर माइनस स्मॉल एक्स और e की पावर माइनस एक्स आएगा, e की पावर इनफिनिटी e की पावर 0 से इन्फिनिटी कर देंगे, यस यस। 1/2 आएगा। सो एक बार ये चेक कर लो, 1/2 आ रहा है। तो ये कुछ ऐसा हो गया, तो वाई आई आप बोल सकते हैं कि बर्नौली हो गया विथ p 1/2। चेक एक बार ये प्रोबेबिलिटी चेक कर लो, y मोर देन x मोर देन 0 का। तो सिंपली बर्नौली हो गया, तो वाई आई आपका बाइनोमियल हो गया। ठीक है, फिर तो और आसान हो गया ना, समेशन वाई आई का नाम आप कुछ और रख दो, मान लो w रख दिया। सो प्रोबेबिलिटी w लेस देन इक्वल टू 2, बस इतना ही काफी है, जहां पे w इज बाइनोमियल 5 का 1/2। जी बाइनोमियल 5, 1/2। तब तो इजी हो गया, आप पढ़ लेंगे, तो बस कर लो कैलकुलेट इसको कि w का डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल 5, या वैसे है ना, देख सकते हैं उससे फिर वही होता 5c2 करता मैं, या फिर 5c1, बात वैसे लंबा होता। ठीक है, मतलब और भी तरीके से आप सोच सकते हो, जो भी इसमें ठीक है। सिंपल कि वाई आई यहाँ पे बर्नौली टाइप का दिख गया, ये प्रोबेबिलिटी इसकी जो भी होगी, ये y/1 होने की है सक्सेस की। सो वाई आई बर्नौली है, समेशन वाई आई बाइनोमियल है, एंड इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें जब थीटा 0 है। सो थीटा 0 यहाँ रख दिया हमने, तो प्रोबेबिलिटी निकाली x मोर देन 0 का इसका, एंड देन हो गया। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए एक बारी, और नेक्स्ट क्लास में अच्छा ये आंसर किया अटैच है इसमें, तो अटैच था इसमें। तो इसको डाउट नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करके फिर एक इसका पेपर करेंगे डिस्कस। तो आपका अभी के लिए होमवर्क ये है आप सबको कि आप ये 2020 वाला पेपर एक बार लिख के देखिए, एक एक क्वेश्चन जो स्पेशली प्रोबेबिलिटी एंड इन्फ्रेंस का है, और उसके बाद फिर हम डाउट डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्योंकि यही वीडियो एग्जाम वालों के साथ में शेयर करता हूँ, क्योंकि वो बच्चे भी देखते हैं, तो इसलिए अभी हम प्रोबेबिलिटी इन्फ्रेंस कर रहे हैं। ठीक है, अभी चलो आज इतना ही रखते हैं। तो आप लोग नेक्स्ट क्लास फिर परसों होगी, आज क्या है डेवलप में होती है, तो उसके बाद देखेंगे फिर 21-22 का ही बचा है ना, वो करके फिर एक बार एग्जाम वाला करके फिर बाकी पोर्शन करेंगे। ठीक है, आप लोग ये ट्राई कीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है जी, हाँ बोलो भाई। यस सर। ठीक है, चलो Okay, thank you, sir. गुड नाइट सर। गुड नाइट, थैंक यू।